हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 5 के बारे में। और टॉपिक 5 में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था देयर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, और आज टॉपिक 5 ही हम देखेंगे और इसमें बताएंगे आपको कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। और ये हमारे जो सेशन चल रहा है, ग्रामर सेशन चल रहा है, जो कि 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि हमारे पूरे क्लास को पढ़ते हैं तो आपके 25 में 25 मार्क्स आएंगे। आपके 25 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से टोटल एक्सप्लेन के साथ इस ग्रामर सेशन को पढ़ा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा है टॉपिक 5। टॉपिक 5 के अंडर पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ ईट कि ईट का यूज़ जो होता है कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके पहले हमने देयर के बारे में पढ़ा था। तो यूज़ के बारे में पहले आप क्या क्या पढ़िएगा, तो आइए देखते हैं कि ईट इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग मैनर्स। ईट का प्रयोग निम्नलिखित बातों के लिए किया जाता है। तो नोट नंबर हम फर्स्ट देखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट कि ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। और इट क्या है, तो इट एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। इट एक पर्सनल प्रोनाउन है और इसका यूज़ निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, तब आप समझिएगा कि जैसे मेरे पास एक कलम है, यह लाल रंग का है। तो यह लाल रंग का है और मेरे पास एक कलम है। तो इसको बनाने के लिए पहले इस सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे कि आई हैव मतलब यहाँ पास होता है। तो आई हैव अ पेन, यह लाल कलर का है, यह लाल रंग का है। तो यहाँ कलम के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि निर्जीव है, यह सजीव नहीं है। यह जो हमारा कलम क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए हमारा क्या होगा, ईट का प्रयोग होता है। तो यह कैसा है, यह लाल रंग का है। तो इट इज़ रेड इन कलर। इट इज़ रेड इन कलर, यह लाल कलर का है। तो इट इज़ रेड इन कलर, यहाँ इन लग रहा है, तो इन का अर्थ है क्या, का या लाल कलर में है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसके पास सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास कुर्सी है, यह बहुत पुराना है। तो इसको जब आप बनाइएगा तो ये बनेगा आई हैव अ चेयर, यह बहुत पुराना है। और यहाँ कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव है। तो इसको इट किससे बनाएंगे, तो इट इज़ वेरी ओल्ड, यह बहुत पुराना है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को बनाइएगा इट का यूज़ करके। आइए रूल 2 को समझते हैं। ये रूल 1 जो था कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, और आइए रूल 2 को समझते हैं कि रूल 2 क्या है।
तो रूल 2 है आपका कि ईट का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ईट का यूज़ लिखिएगा आप, ईट का प्रयोग छोटे छोटे पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़े तथा पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। तो ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो छोटे छोटे पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़े तथा पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक गाय है, यह काली रंग की है। तो इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा कि यू हैव, यहाँ पास के लिए यूज होगा हैव, तो यू हैव अ काऊ। यह काली रंग की है, तो यह क्या है, एक गाय है, यानी कि छोटे छोटे पशु हैं। तो इनके लिए क्या यूज होगा, इट। तो इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए। जैसे मेरे पास एक तोता है, यह मीठा बोलता है। इसको जब आप बनाइएगा तो ये बनेगा आई हैव अ पैरोट। यह मीठा बोलता है, ईट का यूज़ होगा। और बोलता है ता तती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ईट स्पीक्स स्वीट। यह मीठा बोलता है। तो इसको आप एग्जाम्पल के नोट कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एक तितली को देखा। मैंने एक तितली को देखा। यह रंगीन थी। तो मैंने एक तितली को देखा, यह रंगीन थी। तो जब आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा आई, किसने देखा, तो मैंने। तो आई यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 लगता है। तो सी मतलब देखना होता है, तो यहाँ हो जाएगा सा। सी का V2 जो होता है सा होता है। तो आई सा अ बटरफ्लाई, यह रंगीन थी। तो इट वाज था के लिए, थी के लिए वाज लगता है। तो इट वाज कलरफुल। तो इस तरह से आप बनाइएगा। रूल 2 को आपने देखा कि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आइए अब थर्ड रूल को देखते हैं कि इट का यूज़ कहाँ किया जाता है। अभी तक ने आपने देखा कि इट का यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। जहाँ यह हो वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंड रूल में आपने देखा क्या कि इट का यूज़ कहाँ किया जाता है, सजीव वस्तु के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए। जैसे पेड़ पौधे आदि जितने भी थे, तितली, गाय, ये सारी क्या थी, सजीव थी। तो अब आइए रूल 3 को देखते हैं कि रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है कि इट का प्रयोग
समय, दिन, इट का प्रयोग समय, दिन, मौसम, मौसम तथा दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इट का प्रयोग थर्ड रूल में क्या करता है कि दिन, समय, मौसम तथा दूरी को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज शनिवार है, आज शनिवार है। जब इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो बनेगा इट इज़ सैटरडे, इट इज़ सैटरडे, आज तो टुडे, TODAY, टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, 5 बजा है, 5 बजा है। जब आप किसी से कहते हैं कि कितना बजा है तो 5 बजा है, तो इसको आप बनाइएगा कैसे, इट से ही। इट इज़ 5, इसको इंग्लिश में ही लिखिए, इट इज़ 5 AM या PM। अब सुबह हो तो AM बोलिएगा, और नहीं तो 12 बजे के बाद हो, दोपहर के बाद, तो आप PM बोलिएगा। तो थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे यह पटना से दूरी के अनुसार देखिए तो यह पटना से 5 मील है। तो दूरी के अनुसार जब आप देखिएगा तो ये बनेगा इट इज़ 5 मील, इट इज़ 5 मील्स। कहाँ से, पटना से, तो फ्रॉम पटना। इस तरह से आप इट का यूज़ कीजिएगा दिन को व्यक्त करने के लिए, समय को व्यक्त करने के लिए और दूरी को व्यक्त करने के लिए। आइए मौसम को व्यक्त करने के लिए किया जाए कि जाड़ा का दिन है, जाड़ा का दिन है। आपसे कोई पूछे आजकल का जो मौसम चल रहा है क्या चीज़ का मौसम है, तो जाड़ा का दिन है। तो इसे जब आप बनाइएगा तो ये बनेगा क्या कि इट इज़ विंटर। यदि आप इसी को पास्ट में पूछा जाए कि आज शनिवार था, कल शनिवार है, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, कल सोमवार था, तो इसको जब आप बनाइएगा तो ये बनेगा इट वाज सोमवार था, तो इट वाज क्या, मंडे, इट वाज मंडे। तो इस तरह से आप पास्ट में और प्रेजेंट में करके आप इसे बना सकते हैं। और रूल 3 में आपने देखा क्या कि इट का प्रयोग समय के लिए, दिन के लिए, मौसम और दूरी के लिए व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आइए रूल 4 को देखा जाए। रूल 4 क्या कहता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पीकिंग इंग्लिश करने के लिए जो कोर्स करने के लिए लोग जाते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। रूल 4 को रूल 4 में इट का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। प्राणीवाचक यानी प्रॉपर नाउन, प्राणीवाचक के लिए किया जाता है तथा जोर देने के लिए आप इसको यदि सजा करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इट का प्रयोग प्राणीवाचक को जोर देने के लिए किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं ही हूँ, जैसे मैं ही हूँ, ये बनेगा क्या, मैं ही हूँ, तो इट इज़ आई, या वे ही हैं, तो जब रिस्पेक्ट के साथ बोलिएगा तो इट इज़ देम बोलिएगा,
और यदि आपको बोलना है छोटे के लिए कि वही है, वह लड़का वही है जिसने चोरी किया था, तो जैसे वही है तो उसके लिए आप बोलिएगा तो इट इज़ दे। और जब आप रिस्पेक्ट के साथ बोलिएगा तो उन्हीं वही है, तो यहाँ देम का यूज़ होगा। जैसे कि वे लोग ही हैं जो उसे गाली दिए थे। तो जब इसका ट्रांसलेट आप कीजिएगा तो बनेगा वे लोग ही हैं तो इट इज़ दे हु। यहाँ हु जो है क्या क्लाउज की तरह काम करेगा, जो कि बीच में यूज होता है, तो इसे क्लाउज कहा जाता है। क्या, एक छोटी सी बात को आप याद कर लीजिए, क्लाउज बोला जाता है। इसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में कभी बताऊंगा ये क्लाउज का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये और क्लाउज कौन कौन से होते हैं। तो इट इज़ दे हु अबाउज्ड हिम। इट इज़ दे हु अबाउज्ड हिम, वे लोग ही हैं जो उसे गाली दिए थे। तो इस तरह से आप उन्हें बनाइएगा। हमारा रूल 5 कहता है कि इट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है। आइए इसे लिखते हैं कि इट का प्रयोग प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं को व्यक्त करने के लिए शुरुआती दौर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इट का प्रयोग प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं को व्यक्त करने के लिए शुरुआती दौर में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ आप लिख लीजिएगा कि यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे वर्षा हो रही है, इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इट इज़, यह प्रेजेंट में है तो यहाँ इज़ लगेगा, हो रही थी रहता है तो वाज होता है। तो इट इज़, वर्षा हो रही थी, इट इज़ रैनिंग। जोर से हवा बह रही है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जोर से हवा बह रही है तो इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इट इज़ ब्लोइंग मतलब हवा बहना होता है, तो इट इज़ ब्लोइंग। जोर से तो हार्ड, यहाँ आप हार्ड यूज कर सकते हैं जोर से बहने के अर्थ में। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आज बहुत ठंडा है या आज बहुत ठंडी है। तो इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इट इज़ वेरी कोल्ड, आज तो टुडे। इसी को यदि आप पास्ट में बनाना चाहते हैं तो आप बनाइएगा, जैसे कल वर्षा हो रही थी, तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इट वाज रैनिंग, वर्षा हो रही थी। तो कल तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, तो यहाँ आप लिख लीजिए यस्टरडे। YESTERDAY, यस्टरडे। तो आइए रूल नंबर 6 को देखा जाए। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि इट का प्रयोग समय को व्यक्त करने के लिए
समय को बताने के लिए कुछ वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि समय को व्यक्त करने के लिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि समय को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप देखिएगा 5 बजकर 10 मिनट हुआ है। जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप उसको ट्रांसलेट में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं कि कितना बज रहा है। तो 5:10 हुआ है, तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो बनाइएगा इट इज़ 10 मिनट्स। यहाँ एक से अधिक मिनट है तो इसलिए एस लगेगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इट इज़ 10 मिनट्स बजकर, तो पास्ट 5 तो 5। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि बजकर का जो मीनिंग होता है अंग्रेजी, यहाँ क्या होता है पास्ट मतलब होता है बजकर, और टू मतलब होता है बाकी। तो टू मतलब बाकी और पास्ट मतलब बजकर, आप याद कर सकते हैं। जैसे बाकी के लिए एग्जांपल देखिए, 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा इट इज़ 2 मिनट्स। बाकी का होता है क्या, 2, तो 2 10 बजने में तो 10। इस तरह से आप किसी को टाइम बताने के यूज़ में आप इट का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे 10 बजकर 15 मिनट हुआ है। तो इसको जब आप बनाइएगा तो खुद से आप बना लीजिए कि इट इज़ कितना 15 मिनट, FIFTWN 15 मिनट्स। इट इज़ 15 मिनट्स बजकर, तो बजकर के लिए क्या पास्ट 10 बजकर तो 10। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा 10। तो ये बन करके आपका तैयार हो गया कि 10:15 हुआ है, तो इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 10। इस तरह से आप रूल 6 को फॉलो करके इट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए रूल नंबर 7 को देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है। ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, आप इनको ऐसे ही पढ़ करके याद कर लीजिएगा और 10-15 एग्जाम्पल इसकी के आधार पर बनाइएगा तो आपको ये सारा हलवा लगने लगेगा। रूल नंबर 7 क्या है, तो रूल नंबर 7 में पढ़ना है क्या कि डिफरेंस बिटवीन क्या इट एंड दिस। रूल 7 के अंदर में हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। तो इट और दिस के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे हम रूल नंबर 7 में। तो देखिए, तो इट का प्रयोग ऊपर बताए गए रूल के अनुसार किया जाएगा, जबकि दिस का प्रयोग परिचय कराने या संकेत कराने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 7 के दौरान हमें पढ़ना है कि
इट और दिस के बीच अंतर क्या है? तो इट का प्रयोग जितने भी हमने अभी रूल 7 के पहले रूल 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी पढ़ाया उसको इट के अनुसार प्रयोग करना है, उसमें इट का प्रयोग करना है। लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ करना है? तो किसी भी सेंटेंस में व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को जोड़ देने के लिए, पहचानवाने के लिए और उसे संकेत कराने के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यह मोहन ही है, यह मोहन ही है जो मेरा कलम चुराया था। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि मोहन पर जोर दिया जा रहा है, मोहन को पहचानवाया जा रहा है कि यह मोहन ही है। तो यहाँ क्या होगा, यूज होगा दिस का। तो दिस इज़ मोहन, दिस इज़ मोहन जो मेरा कलम चुराया था। तो हु, यहाँ हु जो है क्लाउज की तरह काम करेगा, इंट्रोगेटिव की तरह काम नहीं करेगा। ये क्लाउज की तरह काम करेगा, ये क्लाउज की तरह काम करेगा। तो ये ट्रांसलेट बनेगा कि जो मेरा कलम चुराया है, हु स्टोलन माई पेन, जो मेरा कलम चुराया है। तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। और इसमें देखिए मोहन पर जोर दिया जा रहा है, यह मोहन ही है, संकेत किया जा रहा है, पहचानवाया जा रहा है कि यह मोहन ही है जो मेरा कलम चुराया था। तो इसको ट्रांसलेट बनाया गया क्या कि दिस इज़ मोहन हु स्टोलन माई पेन। तो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो रामू को प्यार करती थी, यानी कि पास्ट है, इनका टाइम है, बीता हुआ समय है कि वह रामू को जो लड़की है प्यार करते थे। तो यहाँ जो लड़की है क्या संकेत दिया जा रहा है उस लड़की पर। तो यहाँ दिस का यूज होगा कि दिस इज़ दैट गर्ल, दिस इज़ दैट गर्ल। यहाँ दैट गर्ल मतलब है वही लड़की जो रामू को प्यार करती थी, हु लव्ड रामू, जो रामू को प्यार करते थी। तो हु मतलब जो, लव्ड प्यार करते थी किसको? तो रामू को, हु लव्ड रामू। तो इस तरह से आप रूल 7 में समझा कि इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। और इट का प्रयोग रूल नंबर 6, 5, 4, 3, 1, 2 इसके आधार पर इट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपने देखा कि दिस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दिस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसी भी पर्सन या वस्तु को संकेत करने के लिए, पहचानने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक ने आपने देखा रूल नंबर 7 को। अब आइए जितने भी हमने रूल 1 से लेकर के 7 तक पढ़ा उसको कंबाइन करके, ट्रांसलेट करा करके मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे देखिए, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। आप इन जितने भी मैं एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ इससे पहले आप खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा और इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए बोर्ड पर उन्हें मैच कीजिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो झीसी, जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, झीसी पड़ रही थी। तो जब आप इसे बनाइएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा कि व्हेन मतलब जब, व्हेन आई जा रहा था तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको आप टेंस और वॉइस में पढ़िएगा डिटेल में। तो आप बनाइएगा व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल
अ स्कूल, तो झीसी पड़ रही थी, तो इट वाज ड्राइजलिंग, ये जेड है, दोनों स्मॉल जेड है, तो इट वाज ड्राइजलिंग। ड्राइजलिंग मतलब आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि झीसी पड़ना, तो ड्राइजलिंग होता है। तो जब मैं स्कूल जा रहा था तो झीसी पड़ रही थी, तो आई वॉज गोइंग टू अ स्कूल। व्हेन आई वॉज गोइंग टू अ स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था तो इट वॉज ड्राइजलिंग, झीसी पड़ रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना क्या, तो आगे सेंटेंस देखिए, काम चलना असंभव है, असंभव है, यानी कि तुम्हारे बिना काम पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। तो इसको आप बनाइएगा तो बनेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिखिए या इम्पॉसिबल लिखिए, तो नॉट पॉसिबल ही लिखिए, थोड़ा अलग होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज, टू मैनेज विदाउट यू। मैनेज मतलब किसको मैनेज किया जा रहा है, काम को, तो यहाँ डायरेक्ट मैनेज के रूप में काम चलना हो जाएगा, काम चलना का मैनेज। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यानी कि यह संभव या नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल यानी कि यह असंभव है, इम्पॉसिबल नहीं है, टू मैनेज विदाउट यू, आपके बिना काम को चलाना। विदाउट मतलब होता है के बिना, विदाउट मतलब के बिना। अगर आपके बिना हो तो विदाउट यू, तुम्हारे बिना हो तो विदाउट यू, राम के बिना तो विदाउट राम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपने ही उसे सलाह दी थी, आपने ही उसे सलाह दी थी। तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा, इट वॉज यू, आपने ही था जो उसे सलाह दी थी, या आपने ही उसे सलाह दी थी, बात बराबर है, तो इसे आप बनाइएगा, इट वॉज यू हु सजेस्टेड किसको, तो उसे सजेस्टेड हिम। इस तरह से एग्जाम्पल आपने थर्ड को देखा। आइए एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। समय के अनुसार तो रात के 10 बजे थे, 10 बजे थे। इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ा हो तो आप उसे बनाइएगा। तो चलिए, रात को 10 बजे थे, रात को 10 बजे थे या रात के 10 बजे थे। तो इट यहाँ पास्ट है, तो इट वाज क्या, 10 ऑन नाइट। इट वाज 10 ऑफ नाइट, इट वाज 10 ऑफ नाइट। तो चलिए इतना समझिए आप, और इतना समझने के बाद आपने आज देखा कि टॉपिक 5 के अंडर में यूज़ ऑफ इट। इस क्लास के अंडर में आपने पढ़ा टॉपिक 5, और टॉपिक 5 के अंडर आपने पढ़ा यूज़ ऑफ इट, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रूल के अनुसार मैंने बताया, रूल 1 से लेकर रूल 7 तक, कि इट का यूज़ और दिस का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप, और दिस और इट के यूज़ में डिफरेंस क्या है, और दोनों का सेंस होता है यह और यह के रूप में इट का यूज़ और दिस का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को यहीं तक अंत करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक 5 के बारे में ही हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।